तो गाइज़ ये ऑर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज़ का एपिसोड 3 है और यहाँ पर हम लोग ऑर्डिनो मेगा को समझेंगे। माफ़ करना, कुछ दिनों से मैं यहाँ पर एक्टिव नहीं था क्योंकि भाई कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसे सॉल्व आउट करना था। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, हम लोगों ने दो चीज़ों को पहले से कवर कर रखा है, ऑर्डिनो यूनो और ऑर्डिनो नानो को हम लोगों ने कवर कर रखा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनो मेगा कवर करेंगे, उसके बाद और भी जितने भी बचे हुए बोर्ड्स हैं उसे हम कवर करेंगे। तो ऑर्डिनो मेगा, जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते हो कि ये काफ़ी बड़ा सा बोर्ड होता है। देख सकते हो ये नॉर्मल बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसका पूरा नाम ऑर्डिनो मेगा 2650 है। तो इसका इस ऑर्डिनो मेगा 2650 इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि भाई इसमें जो प्रोसेसर ये लगा हुआ है ये 2650 है, मतलब कि एटमेगा 2650, इस वजह से इसका नाम पड़ा है 2650। तो सबसे पहले हम इसमें लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके स्पेक्स को देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसे हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली यूज़ उसी जगह पे ये होता है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, मतलब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो, मतलब आपको ज़्यादा पिन्स की ज़रूरत हो और आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत हो, या फिर मतलब जिस प्रोजेक्ट में थोड़ा बड़े बोर्ड, मतलब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो, वहाँ पर आप हम लोग इसे यूज़ करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर ये है इसका यूएसबी पोर्ट, यहाँ से हम लोग इसे प्रोग्राम करते हैं। ये इसका पावर डिलीवरी केबल, ये इसका मेन प्रोसेसर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एटमेगा 320, नहीं, एटमेगा 2650। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे पास एक हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ये रीसेट बटन्स है, ये आईसीएसपी पिंस है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं चिप को प्रोग्राम बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए। जब हमारा बूट लोडर यहाँ पे काम नहीं करता है तो हम लोग इन आईसीएसपी पिंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि कुछ बहुत से पिंस आपको नज़र आ रहे हैं, तो एक एक करके हम इन पिंस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलो हम लोग पिन समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास टोटल 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस मिलते हैं हमें यहाँ पर, जिसमें से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखो 14 हमारे पास PWM पिंस होते हैं। यहाँ पे देखो PWM लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 PWM पिंस होते हैं। 16 एनालॉग पिंस होते हैं हमारे यहाँ पर, एनालॉग इनपुट पिंस। 14 हमारे पास PWM आउटपुट पिंस होते हैं, 16 एनालॉग इनपुट पिंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर सीरियल पोर्ट्स होते हैं। 16 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले से बता रखा है, ये क्रिस्टल होता है हमारे पास, ये हमारे यूएसबी वगैरह है। और देखो यहाँ पे हमारे पास एनालॉग इनपुट पिंस यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ये सारे के सारे एनालॉग इनपुट पिंस है। यहाँ पे RX TX, यहाँ पर 4 RX TX पिन मिलते हैं आपको, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पर SDA पिन और SCL, ये सारे पिन्स आपको अलग से मिल जाते हैं। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर हमारे पास ये पावर डिलीवरी और रीसेट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे पिन्स है। देख लो यहाँ पे रीसेट के लिए 3.3 वोल्ट के लिए, 5 वोल्ट के लिए, ग्राउंड के लिए और विंड के लिए। यहाँ पर हमारे पास 2 ग्राउंड के लिए पिन्स मिलते हैं। और इसे आप लोग 0 to 20 वोल्ट दे सकते हो, मतलब 0 to 20 वोल्ट सेफ यहाँ पर आप लोग इसे ऑपरेट कर सकते हो। वैसे मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर 20 वोल्ट्स तक ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा मत देना, नहीं तो ये बोर्ड ख़राब हो जाएगा। जनरली हम लोग इसे यूएसबी से ही पावर करते हैं, तो ये इजीली पावर हो जाता है। और इसका वर्किंग वोल्टेज 5 ही वोल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है उससे उतना। अब यहाँ पर हम लोग एलईडीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पावर एलईडी है। ये एलईडी डायरेक्ट पिन नंबर 13 से कनेक्ट होती है आपकी। पिन नंबर 13 जहाँ पर भी होगा वो उससे कनेक्ट होती है डायरेक्ट, मतलब कि पिन नंबर 13 से ये वाली एलईडी कनेक्ट होती है। RX TX के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 एलईडीज़ है। तो ये कुछ एलईडीज़ है जो हमें शो करते हैं। ये ICSP पिन्स है, मैंने आपको इनके बारे में पहले से ही बता रखा है कि अगर हमारा बूट लोडर ख़राब हो जाए या फिर बूट लोडर ना काम कर रहा हो, या फिर हमें बूट लोडर को बाईपास करके इस बोर्ड को डायरेक्ट प्रोग्राम करना हो, तो ये हमारे पास ICSP पिन्स काम आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और स्पेक्स बचे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम लोग मैक्सिमम 20 वोल्ट्स तक ऑपरेट कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें देखो 256 KB, मैंने इसलिए आपको बोला कि ये थोड़ा बड़ा बोर्ड है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें स्टोरेज मिल जाता है। 256 KB की फ्लैश स्टोरेज मिल जाती है आपको। जनरली हमें 64 KB, 84 KB इस तरह के स्टोरेज मिलते हैं छोटे छोटे बोर्ड्स में, लेकिन इसमें हमारे पास 256 KB की बड़ी स्टोरेज है, तो आप इसमें बड़े प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। और जिसमें से 256 KB में से 8 KB हमारे पास बूट लोडर को दिया जाता है, और बाकी का हमारा जितना भी स्टोरेज है उसमें हम अपने प्रोग्राम को फीड कर सकते हैं। 8 KB का आपको इसमें रैम मिल जाएगा और 4 KB का इसमें आपको रोम मिल जाएगा, EEPROM। और यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि क्लॉक स्पीड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है और हमारा जो प्रोसेसर है वो भी 16 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है।
तो ये कुछ इसके और स्पेक्स हो गए। अब हमने इसका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को देख लेते हैं कि इसे बेसिकली हम लोग कैसे कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इस बोर्ड को प्रोग्राम करने का हमारे पास दो तरीका होता है। सबसे पहले तो चाहे हम इसके यूएसबी को यूज़ कर ले या फिर इन आईसीएसपी पिंस का यूज़ कर ले। बेसिकली ये ऑर्डिनो है तो ये ऑर्डिनो आईडीई या फिर आप इसे ऑर्डिनो वेब, इन दोनों के हेल्प से प्रोग्राम कर सकते हो। और यहाँ पर सिंपली हम लोग देखो, हमारे पास क्या होता है ना, इस बोर्ड में बूट लोडर पहले से बर्न करके आया रहता है। लेकिन मान लो कि किसी वजह से वो काम ना कर रहा हो या फिर हमें उसे बाईपास करके इसे प्रोग्राम करना हो, तो हम इन आईसीएसपी पिंस का यूज़ करते हैं और इससे डायरेक्ट इस बोर्ड को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ बूट लोडर। और यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन के लिए भी हमारे पास कुछ पिन्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि RX-TX पिन हो गया, SD हो गया, SCL हो गया, इन सारे पिन्स को हम लोग भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और बेसिकली ये जो हमारा बोर्ड है ये STK500 प्रोटोकॉल पर कम्युनिकेट करता है। ये एक प्रोटोकॉल है जिस पर ऑर्डिनो मेगा बाकी सारे जितने भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है उसमें से ये भी एक प्रोटोकॉल्स है, उसमें ये कम्युनिकेट करता है। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऑर्डिनो मेगा बोर्ड के बारे में। जनरली बाकी सारे कंपोनेंट्स, ये हमारा वोल्टेज लिमिटर है, ये हमारे कुछ और आईसीज है जो हमारे और बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए काम करते हैं। तो ये बेसिकली मैंने मुझे आपको इस चिप के बारे में बताना था। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चिप है और इसे आप एज अ ब्रेन बोल सकते हो, मेन चिप इस बोर्ड का। और इसे जनरली यार एटमेल नाम की कंपनी बनाती है और इसे स्पेशली ये वाला जो चिप है इसे ऑर्डिनो मेगा के लिए बनाया जाता है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था ऑर्डिनो मेगा के बारे में। और यार इस बोर्ड को जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि भाई ये बोर्ड थोड़े से महंगे आते हैं और प्लस बड़े होते हैं। इसीलिए आपको अगर इसे यूज़ करना है, मतलब अगर इसे यूज़ करना है तो आपको कोई मतलब वैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास जो इसके लायक हो। मतलब चाहो तो आप इस छोटे से प्रोजेक्ट भी बना सकते हो इसमें, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि भाई क्यों आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च करो जब आपका काम एक ऑर्डिनो नैनो या फिर ऑर्डिनो यूनो से हो जाए। बेसिकली ऑर्डिनो मेगा को हम लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं क्योंकि भाई जितना हमारा नॉर्मल काम होता है वो ऑर्डिनो में हो जाता है, ऑर्डिनो यूनो में। और ऑर्डिनो मेगा थोड़ा सा बड़ा भी होता है, इसीलिए इसे हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग दो ऑर्डिनो यूनो को साथ में कंबाइन करके यूज़ कर लेते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऑर्डिनो मेगा के अपने प्लस माइनस है। और ये था ऑर्डिनो मेगा का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हम लोग किसी और कंपोनेंट को कवर करेंगे। और मैं आपसे कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा रेगुलर रहूँ क्योंकि भाई इस तरह से तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा।